हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज हमारी फोर्थ क्लास है और हमने पिछले 3 क्लासों में इकोनॉमी के कुछ मुद्दों को डिस्कस किया है जो कि आने वाले प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो समय बिल्कुल भी ख़राब ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, हमने आपको अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो लास्ट टॉपिक जो था वो हमने लिबोर पढ़ा था। तो मेरा क्वेश्चन है आपके सामने कि लिबोर क्या है, इसके बारे में बताइएगा आप कमेंट में ज़रूर। ठीक है, तो हम अगली क्लास शुरू करते हैं आज की। तो अगला जो टॉपिक है वो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। पीसीए के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। इसकी हम थोड़े से बैकग्राउंड की चर्चा कर लेते हैं पहले। जो आरबीआई है वो वर्ष में 2 बार मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है। ध्यान रखना, वर्ष में 2 बार। एक तो अप्रैल और अक्टूबर में, तो एक जून और दिसंबर में। ये टाइम इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आरबीआई जो है वो वर्ष में 2 बार मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। कौन जारी करता है? आरबीआई। कब? हर 6 महीने में या वर्ष में 2 बार। इन दोनों रिपोर्ट में एक कॉमन बात है, इन दोनों रिपोर्ट के अंदर बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडिकेटर के रूप में ध्यान देने योग्य विषय जो निकल कर आता है वो है बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडिकेटर। उसका अध्ययन करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो देख लेते हैं। जो पहला जो रेशियो आया है हमारे सामने वो है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ये क्या होता है? HQLA डिवाइडेड बाय नेट कैश आउटफ्लो फॉर 30 डेज। मतलब HQLA का सीधा सा मतलब है एक बैंक के पास में, वैसे कंपनियों पर या सभी पर लगता है लेकिन हम बैंक के संदर्भ में बात करेंगे, जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होती है जिनको तुरंत बिना किसी लॉस के लिक्विड में बदला जा सकता है, उनको HQLA कहा जाता है। और डिवाइडेड बाय जो नेट कैश फ्लो, मतलब एक महीने के अंदर कितना खर्चा किया जा सकने वाला है, जैसे कि अगर रेंट देना है, सैलरी देनी है, उन सबको जोड़ के कि 30 डेज के अंदर बैंक का कुल कितना खर्चा है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। और HQLA बताई दिया मैंने, हाई क्वालिटी लिक्विड असेट्स जिसको बिना किसी लॉस के तुरंत प्रभाव से लिक्विड में बदला जा सकता है। जो HQLA होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, L1 और L2। L1 के अंदर कैश, CRR, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शामिल की जाते हैं, जबकि L2 के अंदर बॉन्ड, डिबेंचर, इक्विटी शेयर को सम्मिलित किया जाता है। HQLA क्लियर है? हमने पहला जो रेशो पढ़ा है वो पढ़ा है लिक्विडिटी कवरेज रेशो। अब हम दूसरा रेशो पढ़ने वाले हैं। जो सेकंड जो रेशो है वो है NSFR। NSFR नेट स्टेबल फंडिंग रेशो। नेट स्टेबल फंडिंग रेशो इसका मतलब है कि सामान्य भाषा में अगर इसका मतलब हम देखना चाहें तो ये कि जो स्टेबल इनकम के बारे में ये इस बात करता है, जो पैसा आना ही आना है। कुछ ऐसी बैंकों के पास ऐसे सोर्सेस होते हैं जो पैसा आना ही आना है, जैसे कि किसी ने आरडी करा रखा है, कुछ भी करा रखा है, तो वो पैसा कभी रुकता नहीं है बैंकों के पास, वो आना ही आना होता है। आइए देखते हैं इसकी गणना कैसे करती है, किया जाता है, बैंक कैसे इसकी गणना करती है। जो अवेलेबल स्टेबल फंडिंग है डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग, को कितनी ज़रूरत पड़ेगी, जो उसका खर्चा होता है वो पूरा करने के लिए। हम ASF के बारे में भी आप आगे चर्चा करेंगे आपके, लेकिन अब रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग के बारे में जान लीजिए। कितनी अवेलेबल है वो हम देखेंगे, लेकिन ज़रूरत कितनी है, रिक्वायर्ड कितनी है, उसको कहा जाता है, इन दोनों के बीच का जो अनुपात होता है वो NSFR नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटे से टर्म समझा दूं, बैंक रन। जब बैंक को कोई
दिवालिया हो जाए तो जो भारी मात्रा में लोग एक साथ भीड़ पहुंच जाती है बैंकों में पैसा निकालने के लिए, उस स्थिति को बैंक रन कहा जाता है। अब बात करते हैं अवेलेबल स्टेबल फंडिंग की। यह वह पैसा जो बैंकों का 1 साल से ज़्यादा का डिपॉजिट हो, 1 साल से ज़्यादा का डिपॉजिट हो, या वह कर्जा जो 1 साल से ज़्यादा का कर्जा है। मतलब सीधी सी बात है, किसी ने अगर बैंक में एफडी कराई है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। वो 1 साल से ज़्यादा के लिए एफडी कराए थे लोग सामान्यतः, तो बैंक को उस पैसे को भी तुरंत किसी को देना नहीं है। तो एक तो वो पैसा हो गया, या फिर वो पैसा जो कर्जा ले रखा है लेकिन उसका भुगतान आने वाले 1 वर्ष में नहीं करना है, उस पैसे को भी अवेलेबल स्टेबल फंडिंग के रूप में जाना जाता है। बैंकों की वह निधि जो 1 साल से ज़्यादा की स्थायी पूंजी हो उसे एएसएफ कहा जाता है। ठीक है, जो 1 साल तक कम से कम पैसा नहीं देना है किसी को भी। रिक्वायर्ड स्टैंडिंग फंड, उसके अंदर क्या क्या आता है? सीआरआर, प्रोविजनिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम। वह राशि जो बैंकों को बढ़ते हुए एनपीए के चलते पृथक अकाउंट में रखनी होती है। एक मैं प्रोविजनिंग की बात कर रहा हूँ। क्या होता है प्रोविजनिंग? प्रोविजनिंग क्या होता है? बैंक या फिर कंपनी किसी में भी प्रोविजनिंग नाम से एक फंड बनाया जाता है, जिसके अंदर एनपीए से एनपीए से जूझ रहे जो बैंक होते हैं वो एक प्रोविजनिंग करते हैं, और सामान्य अवस्था में उसके अंदर प्रोविजनिंग जो फंड होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ राशि डालते रहते हैं, ताकि जब कोई एनपीए होता है तो उसका भुगतान इस फंड से किया जा सके। एनपीए जो है वो अनिवार्य है। ठीक है, अगर प्रोविजनिंग की राशि किसी बैंक में बढ़ रही है तो यह दर्शाता है कि बैंक मानकर चल रहा है कि भविष्य में एनपीए संकट बढ़ेगा। सीधी सी बात है कि अगर प्रोविजनिंग बढ़ रहा है तो जो सामान्य जनता में जो जो मैसेज जाएगा वो यही होगा कि बैंक अपने जो लोन दे रखा है उसको रिकवर नहीं कर पाएगा, इसलिए वो प्रोविजनिंग बढ़ा रहा है। आगे चलते हैं। हमने अभी तक 3-4 टॉपिक देख लिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक है वो है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस। एक तरह का हम सभी को पता है कि जो पैसा बैंक में जमा करते हैं उसके ऊपर 5 लाख का इंश्योरेंस जो है सभी अकाउंट दारियों को मिला हुआ है। इससे पहले ये राशि 1 लाख रुपए थी। जो जो ये जो इंश्योरेंस होता है वो इस कंपनी के द्वारा किया जाता है, DICGC, क्रेडिट इंश्योरेंस गारंटी। ये आरबीआई की कंपनी होती है। बैंक इसको प्रीमियम देते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम। आगे चलते हैं हम। लेवरेज रेशो, या इसको लीवरेज रेशो भी कहा जाता है, लेवरेज या लीवरेज रेशो। इसका इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है T1 कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल कंसोलिडेटेड असेट्स। T1 कैपिटल मैंने अभी आपको बताई है। T1 कैपिटल के अंदर CRR, GSEC और कैश, ये तीनों चीज़ें आती है T1 कैपिटल के अंदर। CRR, GSEC और कैश, और टोटल कंसोलिडेटेड असेट्स मतलब जितनी भी असेट्स उसको कंसोलिडेट करके। T1 कैपिटल को कोर कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग भी कहा जाता है इसको, T1 कैपिटल। कोर कैपिटल वह पूंजी जो बैंकों के प्रमोटर के पास रखी हुई, मतलब किसी का बैंक ने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, उसका अगर 10% किसी बैंक के प्रमोटर को दिया जाता है प्रॉफिट के रूप में, ठीक है, तो उसको कोर पूंजी कहा जाता है, जो कि प्रमोटर के पास रखी हुई है। यदि कोई बैंक ज़्यादा लीवरेज कर रहा है तो उस बैंक में एनपीए का संकट आना आनुपातिक रूप से अधिक कहलाएगा। लीवरेज का फॉर्मूला आपने देख ही लिया है, T1 कैपिटल और टोटल कंसोलिडेटेड असेट्स। अधिक लीवरेज ज़्यादा नहीं माना जाता। अगला जो टॉपिक है वो CRAR। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। इसको कैपिटल एडिक्वेसी रेसी, या ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया भी होगा यूपीएससी में।
पूंजी पर्याप्तता अनुपात भी इसको कहा जाता है। इसको निकालने के लिए T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय RW रिस्क वेटेज असेट्स। T2 के अंतर्गत जो बैंक बोर्ड डिबेंचर या रिवोल्यूशन रिजर्व रखते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। यह जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशियो था, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात उससे अलग रखा जाता है। ये पैसा ऐसा होता है जो बैंक को ना कोर बफर के रूप में बनाए रखना जरूरी होता है किसी भी बैंक में जोखिम से निपटने के लिए, रिस्क से निपटने के लिए जो है CRR पूंजी पर्याप्तता अनुपात रखा जाता है। अगला है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ये बेसल थर्ड नॉर्म्स के अंतर्गत इसको रखा जाता है। यह बैंकों के लिए अनिवार्य है। इसे अपने कुल RW जो रिस्क होता है उस पर 2.5% मेंटेन करके चलना होता है। CRR के अतिरिक्त होता है, मैं भी बताया CRAR जो भी तो ऊपर देखा हमने, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, इसके अतिरिक्त कैपिटल कंजर्वेशन बफर रखा जाता है। अगला जो टॉपिक है वो काउंटर सिकलिंग कैपिटल बफर। काउंटर सिकलिंग कैपिटल बफर, काउंटर सिकलिंग कैपिटल बफर, ये भी बेसल थर्ड के नॉर्म्स के अंतर्गत आता है। बैंकों को 0 से 2.5% तक अपने कुल रिस्क वेटेज असेट्स का एक कैपिटल बफर के रूप में तैयार करना होता है। जो हमने पढ़ा है सेम टू सेम उसके जैसे ही होता है, लेकिन यह जो है वो कंपलसरी है और काउंटर सिक्लिकल कैपिटल जो है ऑप्शनल है। रखना चाहे तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं, जब वैकल्पिक है। RBI ने कहा है कि भारत की बैंकों को CCB काउंटर सिक्लिंग कैपिटल बफर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम हमारे जो बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा आपका। अब जो हमारा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन या जिसको हम PCA कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। PCA के अंतर्गत जब RBI किसी बैंक पर PCA लगाता है तो लगाने के क्या आधार हो सकते हैं वो भी देखेंगे हम, और उसके अंदर होता क्या है वो भी देखेंगे। होता है बेसिकली ये है कि RBI जब PCA लगाता है किसी बैंक पे तो बैंक जो है अपनी कोई भी ब्रांच ओपन नहीं कर सकता है, नए एम्प्लॉय की भर्ती नहीं कर सकता है, एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बढ़ा सकता है, किसी को प्रमोशन नहीं दे सकता है। ये कुछ मेन चीज़ें हैं PCA के अंतर्गत जब RBI लगाता है किसी भी बैंक पर। बैंकों के द्वारा वह कठोर कदम जो किसी बैंक के लिए यदि बैंक की तरलता संकट स्थिति उत्पन्न हो गई होगी तो लगाता है। कब लगा जाता है? जब बैंकों की कैपिटल डिटेरियोरेट हो रही हो, जब बैंकों की जो कैपिटल है वो गिर रही हो लगातार, बैंकों की पूंजी गुणवत्ता लगातार गिर रही हो, NPA 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, या फिर लीवरेज बहुत ज़्यादा हो गया हो। प्राइवेट, विदेशी, सरकारी सभी PCA के अंतर्गत आ सकती है। आपके पास एक स्टेटमेंट आ सकती है कि क्या PCA केवल भारतीय बैंकों पर लगाया जाता है, या क्या PCA केवल जो सरकारी बैंक है उन पर लगाया जाता है, या कुछ भी स्टेटमेंट आ सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना PCA जो है भारत के अंदर कार्यरत, इंडिया के अंदर वर्किंग कंडीशन में, मतलब इंडिया के अंदर कार्यरत, इंडिया के अंदर कार्यरत सभी बैंकों पर, इंडिया के अंतर्गत कार्यरत सभी बैंक्स पर PCA लगाया जाता है। ये ध्यान देने वाली बात, सभी बैंकों पर PCA लगता है। आइए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। PCA NBFC, ये सिर्फ वो और PCA बैंक के बारे में बात कर ली। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म होती है उनको भी अब PCA के दायरे में ला दिया गया है 2017 से। ये एक संकट था A&LM, या जिसको असेट लाइबिलिटी मिसमैच संकट कहा जाता है। बैंक नॉन कन्वर्टिबल जो NBFC होते हैं उनके पास पैसा इकट्ठा करने का क्या क्या सोर्स होता है। बैंक से पैसा ले सकते हैं,
या नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी कर सकते हैं, या कमर्शियल पेपर जारी करते हैं छोटी अवधि के लिए। बैंकों की एनबीएफसी के सोर्स के बारे में भी आपने देखा। भारत में एनबीएफसी का तरलता संकट ए एंड एल एम संकट से जाना जाता है, असेट एंड लाइबिलिटी मिसमैच। ये ध्यान रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, एनबीएफसी से। एनबीएफसी एक छोटी सी टर्म पूछी जा सकती है, नीचे ऑप्शन में आ सकता है कि ये एमएसएमई से रिलेटेड है, एनबीएफसी से रिलेटेड है, या किसी अन्य से रिलेटेड है। तो ये जो है एनबीएफसी से रिलेटेड है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। संक्षिप्त के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुख्यतः एनबीएफसी ने वाणिज्यिक पत्र एवं ऋण पत्र के माध्यम से अत्यधिक राशि एकत्रित कर ली, लेकिन उस राशि पर ब्याज चुकाने की स्थिति में नहीं। दुनिया भर के उधारियां एकत्रित कर ली, लेकिन ब्याज चुकाने की स्थिति में नहीं होती है। एनबीएफसी मल्टी लेयर स्ट्रक्चर। अभी ना एनबीएफसी को कुछ स्थितियों में बांट दिया गया है, लेयर में बांट दिया गया है। जो सबसे बेस लेयर है वो है एनबीएफसी बेस लेयर, उसके ऊपर की जो लेयर है वो एनबीएफसी मिडिल लेयर, उसके ऊपर की एनबीएफसी अपर लेयर, और इसके ऊपर की है एनबीएफसी टॉप लेयर। एक ध्यान रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम 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 इंपॉर्टेंट बात है, कि जो टॉप लेयर है वो एकदम खाली है। ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि जो बहुत अच्छी कंपनी है वो टॉप लेयर में आती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बेस लेयर से बात करते हैं। वह एनबीएफसी जिनकी कुल परिसंपत्ति 100 करोड़ 100 करोड़ तक है, वो एनबीएफसी बेस लेयर में आएगी। 1000 करोड़ तक है, मिडिल लेयर में आएगी। ये जो भारत की जो टॉप 10 एनबीएफसी है वो अपर लेयर में आएगी। लेकिन ऐसी एनबीएफसी जो कि वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, या जो भविष्य में आने वाले समय में बंद होने वाली है, उनको टॉप लेयर में डाल दिया जाता है, जो तरलता संकट से जूझ रही है। तुक्का भी नहीं लगा सकते कि एनबीएफसी टॉप लेयर में ऐसी कंपनी आती है जो कि सबसे लास्ट में होनी चाहिए थी। ठीक है। इसी एनबीएफसी के अंदर क्या होता है, इसमें वह एनबीएफसी आएगी जो एनबीएफसी टॉप लेयर में आ चुकी है। अभी हमने देखा एनबीएफसी टॉप लेयर में कौन सी कंपनी आती है, वह एनबीएफसी जो CRAR या पूंजी पर्याप्तता अनुपात मेंटेन नहीं कर पा रही। कितना, 12% है इनके लिए। उनकी T1 कैपिटल लगातार गिर रही है, जो कोर कैपिटल होती है लगातार गिर रही है। कम से कम 8% T1 कैपिटल होनी चाहिए। अगर एनबीएफसी का जो एनपीए है वो 6% से ज़्यादा हो गया तब भी इन पर पीसीए लगाया जा सकता है। अगर लीवरेज बढ़ रहा हो तब भी पीसीए लगाया जा सकता है। इनमें कौन सी एनबीएफसी नहीं आती है, जो पीसीए लगाया जाता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, उसके अंदर कौन सी जो एनबीएफसी है वो नहीं आती है? सरकारी एनबीएफसी, पीडी प्राइमरी डीलर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को छोड़कर बाकी सारी एनबीएफसी पीसीए के दायरे में आती है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा टॉपिक है, बेड बैंक स्ट्रक्चर। हम पिछले 3-4 साल से सुनते आ रहे हैं कि बेड बैंक की स्थापना होगी, बेड बैंक की स्थापना होगी। अब फाइनली जाके बेड बैंक की स्थापना हो चुकी है। उसके नाम ये रहे NARCL और IDRCL। दो बेड बैंक नहीं है, एक ही बेड बैंक है, लेकिन इन दोनों की काम अलग अलग है। इन दोनों के, एक का काम है बाय करना, BUY बाय करना, एक का काम है सेल करना। इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL, और IDRCL इंडियन डेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। भारत के दो बेड बैंक। आइए देखते हैं इनके बारे में। लोन रिकवरी का मैकेनिज्म क्या होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं हम बेड बैंक के टॉपिक पर आने से पहले। लोन रिकवरी के लिए लोक अदालत में जाया जा सकता है। DRT ये केवल व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल, या फिर सार्फेसी एक्ट के तहत कोई केवल उन्हीं कर्जदाताओं को फायदा पहुंचता है जिन्होंने कर्ज देते वक्त संपत्ति के कुछ हिस्से को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया। मतलब सार्फेसी के अंदर कोलेटरल सिक्योरिटी अगर किसी बैंक ने रखी है तो सार्फेसी एक्ट के द्वारा उसको वसूला जा सकता है। जो DRT है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इसमें इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो होते हैं उन लोगों की सुनवाई की जाती है। और एक लोक अदालत है जो आपसी
आपसी सहमति से जो लोन है उसको चुकाया जा सकता है। सेकंड क्रेडिटर को सिक्योर्ड क्रेडिटर को फायदा पहुंचाते हैं, मतलब जिसने कोई चीज़ गिरवी रखी है केवल उसी को ये सारफेसी एक्ट जो है फायदा पहुंचाता है। उसके बाद 2016 में आईबीसी आया है, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड। यह सिक्योर्ड क्रेडिटर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दोनों को फायदा पहुंचाता है। अब मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको। अगर कोई शॉपिंग मॉल बन रहा है तो उसके अंदर एक बैंक होंगे जिसने उनको लोन दिया होगा, और कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होगी जिसने उनको मटेरियल उपलब्ध करवाया होगा। मटेरियल दुनिया भर का मटेरियल होता है, उधार पे दिया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बड़ी चीज़ बन रही है। तो ध्यान रखने वाली बात है, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं वो तो होते हैं आपके बैंक या फिर जो फाइनेंशियल कंपनी जिसने लोन दिया है, और जो अनसिक्योर्ड होते हैं और जिन्होंने मटेरियल दिया है उनको। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर हो गई होगी सिक्योर्ड क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में। अगला जो समिति है वो है सुनील मेहता कमेटी। कब बनाई गई? 2018 में, प्रोजेक्ट सशक्त के तहत। लोन रिकवरी के लिए एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट भी होता है। एनपीए, किसी भी लोन को एनपीए घोषित करने से पहले वो 3 परिस्थितियों में गुजरता है, उसको 3 अकाउंट में डाला जाता है। सबसे पहले अगर उस एनपीए की कोई भी किस्त या फिर जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं आया हो 30 दिनों तक, तो उसको एसएमए जीरो अकाउंट में रखा जाएगा। 31 से 60 के लिए एसएमए 1 अकाउंट में रखा जाएगा, और 61 से 90 दिन के लिए एसएमए 2 अकाउंट में रखा जाएगा। एसएमए मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद 90 दिन के बाद में उसको एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। 90 डेज के बाद में, 90 प्लस होने के बाद में वो एनपीए बन जाएगा। 12 फरवरी 2018 को आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया, कुछ कठोर कदम उठाए। अगर एक दिन भी पैसा ना आए तो एनपीए घोषित कर दो। इसका बहुत भयंकर तरीके से विरोध हुआ और इस जो सर्कुलर था उसको तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया गया था। जो बेड बैंक का स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं किसे। मैंने नाम बताया था आपको, NARCL रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और IDRCL। ये इसका काम क्या है NARCL का? बाय करना, एनपीए को बाय करना। इसका काम क्या है? सेल करना। इसका मुख्य उद्देश्य एनपीए को खरीदना या अधिग्रहित करना। एनएआरसी में अधिकतम सरकारी हिस्सेदारी बैंकों की होती है। स्पॉन्सर कौन है इसका? कैनरा बैंक। ये खरीदे हुए एनपीए को दोबारा बाजार में बेचेगा। इसमें अधिकतम हिस्सेदारी जो है प्राइवेट बैंकों की है। ध्यान रखना, इसमें सरकारी बैंकों की है, इसमें प्राइवेट बैंकों की है। एक आईडीआरसीएल का मुख्य उद्देश्य उन विशेषज्ञों को साथ में लाना है जो एनपीए को दोबारा बाजार में बिकवा पाएंगे। ये जो बेड बैंक होता है वो काम कैसे करता है वो देख लेते हैं हम। इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूँगा। ये हमारा कोई बैंक है और ये कोई एबीसी कंपनी लिमिटेड है जिसका एनपीए घोषित हो चुका है। इस एबीसी कंपनी लिमिटेड ने, मात्र 2 मिनट का समय और लूँगा मैं आपका, जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये बैंक है जिसने इस एबीसी कंपनी को 1000 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है। 90 दिनों के बाद में यह एनपीए घोषित हो गया। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा अब? बैंक क्या करेगा कि 1000 करोड़ तो पूरे मिलने नहीं है उसको, तो बैंक क्या करेगा, जो मिलेगा वही 800 करोड़ रुपए में एनएआरसीएल को ये वाली जो एसेट्स है उसको बेच देगा। एनएआरसीएल क्या करता है? खरीदने का काम करता है। इससे पहले ना बैंक क्या करेगा कि भाई साहब इसने ऑफर दिया, एनएआरसीएल 800 करोड़ का ऑफर देती है, तो बैंक ना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर विभिन्न सर्कुलर के माध्यम से बाजार में ये छपाते हैं कि हमको एनएआरसीएल की तरफ से XYZ अमाउंट का
प्रपोजल आया है। अगर इससे कम में, इससे ज़्यादा में और कोई खरीदना चाहता है तो उसका स्वागत है। उस मैकेनिज्म को कहा जाता है स्विस चैलेंज मॉडल। तो हम आगे चलते हैं। अब 800 करोड़ रुपए में NARCL को बेच दिया। NARCL को बेच दिया गया NPA। NARCL ने किसको, इसकी जो कंपनी है IDRCL, इसको 900 करोड़ में, मतलब इसने तो खरीदने का काम किया है, ये इसी की कंपनी हुई। इसने इसको, जो एक PQR दूसरी कंपनी थी, उसको 900 करोड़ में बेच दिया। ये बिका क्यों होगा? ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये बिकेगा क्यों। जब इस प्रोसेस में गुजरता है ये, तो NARCL के बाद में इसके ऊपर सरकारी प्रतिभूति, मतलब इसको सिक्योरिटी दी जाती है इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सिक्योरिटी दे देता है तो वो मार्केट में आसानी से बिक जाता है। तो होगा क्या, अगर 900 करोड़ में बेच दिया तो होगा क्या, इनका जो प्रॉफिट है वो तो अलग ही है। जो 800 करोड़ रुपए थे, 800 करोड़ में जो डील हुई थी उसका 15% तो कैश में इसको मिल जाएगा सीधा बैंक को, और 85% की इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट इसको मिल जाएगी। जब भी आगे अगर ये PQR कोई कंपनी बेचेगी, आगे जब भी इसको बेचेगी NPA को, उसके बाद बचा हुआ 85% बैंकों को दे दिया जाएगा। जो 85% होता है जिसपे सरकार गारंटी लेती है, उसको कहा जाता है सिक्योरिटी रिसिप्ट। ठीक है, इसमें सबको फायदा हो गया, बैंक को पैसा मिल गया, इसको तो क्या नुकसान ही हुआ है। इसको कुछ प्रॉफिट हो जाएगा अगर 800 से ज़्यादा पे बिकती है तो। और ज़्यादा बिकेगी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें सिक्योरिटी हो जाती है। इसी को लिखा हुआ है NARCL बैंकों के बेट लोन को खरीदेगा। लोन को बेचने से पहले स्विस चैलेंज मॉडल का प्रयोग किया जाता है, मतलब उसकी बोली लगाई जाती है कि भाई साहब आ लो, ले लो ले लो ले लो ले लो, हो जाता है तो ठीक, वरना NARCL को NPA दे दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि NARCL ने जो बोली लगाई है उससे अधिक पर ग्राहक ढूंढना। जब परिसंपत्ति NARCL खरीद लेगा तो IDRCL इस परिसंपत्ति को नए ग्राहक को बेचेगा। नए ग्राहक को 15% कैश दे देगा। नया ग्राहक जो है बैंक को 15% कैश दे देगा और NARCL से 85% का सिक्योरिटी रिपोर्ट ले लेगा। सिक्योरिटी रिपोर्ट में बताया आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटी होती है कि जो साइन करके देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रतिभूति जिसको कहते हैं। इन परिसंपत्तियों को बेचना संभव नहीं हो पाएगा। यदि इन परिसंपत्तियों को बेचना संभव नहीं हो पाएगा तो NARCL को के द्वारा दी गई सिक्योरिटी के रिसिप्ट के माध्यम से सरकारी गारंटी का प्रयोग कर लेगा। सरकार ने गारंटी दी है उसके पीछे। उपरोक्त व्यवस्था का फायदा भारत में बैंकों की बैलेंस शीट को सुधारेगा, क्योंकि NARCL की सिक्योरिटी रिसिप्ट में सरकारी गारंटी है, इसलिए परिसंपत्तियों के नए ग्राहक ढूंढना पहले से ज़्यादा आसानी होगी। पहले तो इस कंपनी को कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन जब इस पूरे मैकेनिज्म में बात यहाँ तक आ जाएगी तो उसके बाद सरकार इसको गारंटी देती है, उसके बाद इसको बेचना आसान हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी इसको खरीद लेगी, क्योंकि सबको पता है कि इसके पीछे जो सरकार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी गारंटी। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक देख लिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।